तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सबको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू डू स्टडी, है ना। हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी। बिकॉज you might have heard the phrase that winner don't do different things but they do things differently। मतलब कुछ जो सक्सेसफुल या विनर्स होते हैं वो कुछ चीजें अलग चीजें नहीं करते, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ते हैं या मैथ्स ही पढ़ते हैं, वही चीजें पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। उनके पास भी वही बुक्स होते हैं जो आपके पास होते हैं। उनके टीचर्स भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसमान से टपके नहीं रहते, बस उनको पता रहता है कि चीजें किस तरीके से कौन सी चीज को करना है। हाउ टू डू थिंग्स दे नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो उनको रास्ता पता रहता है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता रहता है। तो दे फॉलो दैट एग्जैक्टली। तो वही आज के इसमें हम ब्रीफली शॉर्टली देखेंगे कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने हर बार जैसे मैं बताता हूँ कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। तो अगर आप जब एग्जाम नहीं है उस टाइम पे, या एग्जाम को काफी समय उस टाइम पे अगर सीरियसली पढ़ते हैं, पीसफुल जब एटमॉस्फेयर है तब सीरियसली पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते। मोर यू स्वेट मतलब अभी समर सीजन है तो स्वेट तो आने वाला है अभी, है कि नहीं। तो स्वेट आने तक सर हमें 1 घंटे में स्वेट आ गया, अभी पढ़ाई खत्म कर देते, वैसा नहीं, ठीक है ना। दैट मीन्स एक्चुअली यू शुड वर्क हार्ड लिटरली, देन उतना क्या होगा, आपकी परेशानी एग्जाम में कम होगी, उतनी आपको कम दिक्कतें आएगी, उतने डिफिकल्टीज आपको कम फेस करने पड़ेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में आसान आसान जाएगा आपको एग्जाम। तो भी हर एक सब्जेक्ट जैसे जेई नीट के लिए हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है, ठीक है। तो बायो और इनऑर्गेनिक का देखेंगे तो दोनों का ऑलमोस्ट, दोनों में भी थ्योरी होता है, दोनों को भी मगअप वगैरह करना होता है, तो दोनों का स्टडी करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में भी न्यूमेरिकल्स होते, सॉल्विंग करना पड़ता है। तो तीनों में भी ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग का जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दे आर सेम। तो आज के हम इसके ये जो सेशन है उसके अंदर सिर्फ हम प्रिंसिपल देखने वाले कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसको डिटेल हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअल डिटेल नहीं जा रहे, बट एक मेथड, ओवरऑल एक स्केलेटन क्या होना चाहिए अपने पढ़ाई के मेथड का, वो इसके अंदर हम देखने वाले इस सेमिनार के अंदर, इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए पहले बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो आप सबको पता है दोनों थ्योरेटिकल है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ रट्टा मार लो बस हो गया, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ समझ के ले लो। दोनों करना जरूरी है, समझना भी है आपको, उसको मगअप भी करना है, दोनों साइमल्टेनियसली करना जरूरी है, ठीक है। तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको मगअप तो करना ही करना है, बस कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ उसमें लॉजिक है, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको समझना भी पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको इसके ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब देते आएंगे, ठीक है। फिर उसमें ये याद, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सर याद नहीं रहता, हमने पढ़ा है बहुत बार बट हमें याद नहीं रहता, हम याद नहीं रख पाते, तो याद कैसे करने का। तो उसके लिए जो है, तो अगर हम देखेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइंड मैपिंग या ब्रेन मैपिंग जो है, मैंने उसके एग्जांपल दिखाए थे आपको। कोई भी टारगेट का वगैरह बुक देखेंगे ना या अलग अलग, तो उस बुक के एंड में क्या होता है, पूरे चैप्टर को ट्रीड बाय डायग्राम के फॉर्म में, अलग अलग टॉपिक के फॉर्म में उसका शॉर्ट में दिया रहता है। उसमें एक भी सेंटेंस नहीं होता है, जस्ट क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और टॉपिक्स के हेडिंग्स होते हैं, और उससे पूरा चैप्टर का एक स्केलेटन बना होता है जिसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। और एक दूसरे का कनेक्शन है। माइंड मैपिंग का फायदा क्या है कि एक साथ सारे टॉपिक्स आपको दिखते हैं, उसका कनेक्शन आपको समझ जाता है, कौन सा टॉपिक का क्या कनेक्शन है, उनको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। उनको कंपेयर, उनके डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज आपको उधर दिख सकती है। तो डिटेल माइंड मैप बनाना है हर एक अच्छे से। और माइंड मैप आपको देखने को कितना समय लगता है, 15 मिनट। अगर आपने बट माइंड मैप आप तभी बना पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, अच्छे से आपको सारा चैप्टर समझा है, प्रॉपरली स्टडी किया है और सारी चीजें आपको याद है, तो ही आप माइंड मैप बना पाएंगे, ठीक है। और माइंड मैप, आप कुछ लोग बोलेंगे रेडीमेड माइंड मैप अवेलेबल है सर, वो यूज करते, वो यूज करना नहीं चाहिए। खुद का अगर माइंड मैप बनाते हैं आप, तो वो आपको याद, रट्टा नहीं मारना पड़ता, वो थोड़ा भी देख ले तो आपको याद हो जाता है। और आपको, क्योंकि माइंड मैप में बहुत सिर्फ स्केलेटन दिया है, उसका डिटेल्स नहीं दिए, तो बट अगर आपने खुद बनाए तो डिटेल्स आपके माइंड में है, तो वो देख के आपको तुरंत डिटेल याद आ जाएगी वो। बट अगर किसी और ने बताया तो उसको पता उसने क्या क्या डिटेल एज्यूम करके वो बनाया है, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा दूसरे ने बनाया हुआ माइंड मैप। आपका बनाया हुआ ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो बेटर टू मेक योरसेल्फ। तो अगर एक पूरे चैप्टर का अगर आप बनाना मुश्किल है, पूरे चैप्टर का एक साथ नहीं बना सकते, तो डिवाइड योर चैप्टर इनटू 4 मेन टॉपिक्स और
4 टॉपिक के 4 माइंड मैप बनाओ। तो माइंड मैप बस एक पेज पे पूरा स्केलेटन आ जाता है उसका, कीवर्ड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो माइंड मैप कभी किसी और सेशन में माइंड मैप कैसे बनाना है उसका एग्जांपल हम कभी और देखेंगे, या कुछ लोगों को ऑलरेडी बताया भी है मैंने, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक का माइंड मैप हो गया। सेकंड चीज पहले मगअप भी करना है, समझना है माइंड मैपिंग। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल जो है अलग अलग, देखिए बायो में अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे अलग अलग फाइलम्स है तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड क्या होते हैं अलग ही नेम होते हैं उसके, हमें याद नहीं रहते, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे वो वगैरह, एक्सेप्शंस रहेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, तो वो याद नहीं रख पाते हम लोग, तो उनकी सेपरेट लिस्ट बनानी, एक सिर्फ एक नोटबुक लेनी उसके लिए, और एक सेपरेट लिस्ट, तो 1-2 पेज में पूरे चैप्टर के वो एग्जाम्पल्स है, बायोलॉजी है तो एग्जाम्पल वगैरह या कीवर्ड जो याद नहीं रहते, वैसे इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन, उसका लिस्ट बनाना है और उसको क्या करना है, बार बार पढ़ना है कि तो भूलेगा नहीं और आपको याद रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों का वही प्रॉब्लम रहती है कि सर कंसेप्ट आता है मुझे, वो टॉपिक मुझे पता है, बट उसका एग्जाम्पल याद ही नहीं रहता, उसका एक्सेप्शन मुझे पता ही नहीं था, रूल तो मुझे पता था, उस टॉपिक के बारे में पता था, और हम कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करके आते, बोलते मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के, बट मिलते हमें -5, क्योंकि हम लोग ये गलती करके बैठ जाते, तो उसको बार बार एग्जाम्पल को, एक्सेप्शंस को पढ़ना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तो उसकी सिर्फ सेपरेट लिस्ट, क्योंकि हर बार बुक में ढूंढेंगे उसको और उसको रट्टा मारते बहुत टाइम जाएगा, तो उसकी लिस्ट अपने पास सेपरेट रहेगी। और जब एग्जाम का लास्ट समय होता है तो उस टाइम पे बहुत कम समय रहता है, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता है, तो ये सारी चीजें पढ़ के गए तो फिर आपका जो चीजें भूलने वाली वो आप पढ़ लिए, तो आप चीजें भूलेंगे नहीं इसके अंदर, तो भूल नहीं जाएंगे, तो इसलिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट बना के उसको याद करना, ठीक है। फिर कि कभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर एग्जाम में कंफ्यूजन्स होते, तो कंफ्यूजन का क्या, एक तो आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, अच्छे से स्टडी नहीं किया मतलब आपने अच्छे से समझा नहीं, सिर्फ रट्टा मारा, और समझ के क्या किया आपने, हर एक टॉपिक को या हर एक जो अलग अलग फाइलम है, सपोज तो अलग अलग फाइलम को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर के अंदर ये अलग अलग चैप्टर्स में कुछ कनेक्शन है क्या, ये अलग अलग टॉपिक में कुछ लिंक है क्या, कुछ सिमिलैरिटी कुछ डिफरेंस क्या है, इन दोनों को मुझे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा पैरामीटर है, ये सारे आपको सोचेंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होंगे, तो आपको क्लियर रहेगा, आपको डिफरेंस उधर देख के कंफ्यूजन क्यों होता है कि दो सेम चीजों के बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। तो अगर आपने पहले ही माइंड में दो टॉपिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दो अलग अलग चीजों में क्या डिफरेंस है, आपने पहले ही पढ़ के माइंड में उसको नोट्स बना के रख लिया, माइंड में उसको समझ कर रख लिया, तो देख के आपको तुरंत समझेगा ये इसके लिए ये अलग है, ये दोनों में अलग अलग है, फर्क है इन दोनों में, सेम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो उसको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस सबको याद करने, तो इस तरीके से बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक का पढ़ाई करना है, ठीक है। एक मैंने एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया दिया आपको बायो और इनऑर्गेनिक का पढ़ाई कैसे करना है। तो बायो और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर थ्योरी, तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम है देन गो फॉर योर क्लास मॉड्यूल्स, और नहीं तो आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं, तो अगर लिमिटेड टाइम है तो बायोलॉजी एनसीईआरटी एंड इनऑर्गेनिक के लिए, दोनों के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, बस उसके अंदर ये जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से पढ़ाई कीजिए, उस तरीके से उसके नोट्स बनाइए, तो आपको ये अच्छे से उसके अंदर स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखिए, हमने देखा कि उसके अंदर मैकेनिज्म जो रिएक्शंस का आपको अच्छे से समझना है, तो जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, तो क्लास में अगर अटेंटिवली रहो, या क्लास में जब टीचर ने पढ़ाया तो उसको याद करो कैसे मैकेनिज्म, आपको वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, कौन से रिएजेंट उसमें यूज किया गया है, कौन से बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, कौन सा वीडियो आपका आप रखिए, कौन सा आपको बॉन्ड उधर टूट गया है, कौन सा बॉन्ड वहां पे बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, अगर रिएजेंट बदला तो क्या असर होगा, कितना टेम्परेचर लगता है, कौन सा कैटलिस्ट है, ये सारी जो चीजें है वो याद भी करनी है, आपको समझनी भी है, दोनों है, ठीक है। हर एक रिएक्शन को याद भी करना है, समझना है, तो रिएक्शन कोई बोलेगा हम बार बार पढ़ेंगे तो उससे याद होती है, बट पढ़ने से ज्यादा अगर रिएक्शन आप बार बार लिखते हैं ना, उसके मैकेनिज्म के साथ में करके देखते, रिएक्शन रिएक्टेंट लिखिए, फिर आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उधर दिखाया बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर बॉन्ड मेक करने के लिए दोनों को कंबाइन किया कि किन दोनों को, कौन दोनों आइटम कंबाइन होकर नया कंपाउंड बन रहा है, वो सारी चीजें अगर आपने दिखाते लिख के दिखाया उसको, इसे 2-4 बार लिखा तो याद हो जाता है, 2-4 बार लिखना और 10-12 बार पढ़ना सेम है, ठीक है। तो बिना देख के लिख के देखेंगे आप पढ़ने के बाद, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो बार बार लिखना पड़ेगा, हर कुछ दिन के बाद 5-6 दिन के बाद लिखना पड़ेगा, रिवीजन है बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक,
इसके अंदर की फैक्टर है रिवीजन, आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए और रिपीटेड रीडिंग चाहिए, बार बार उनको पढ़ते रहना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हर एक रिवीजन में आपका थोड़ा याददाश्त उसका बढ़ता जाता है और डेप्थ बढ़ती जाती है उन चीजों में। तो इसलिए रिपीटेड रिवीजन एंड रिपीटेड आपको उसका फ्रिक्वेंटली यू हैव टू राइट दोस थिंग। जैसे इनऑर्गेनिक के ब्रेन माइंड में आप इनऑर्गेनिक की बायोलॉजी के उसके एक्सेप्शन एंड एग्जाम्पल वो लिखते रहो बार बार। उसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर केमिकल रिएक्शन बार बार लिखते रहो। और फिर केमिकल रिएक्शन को भी जैसे हम बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग फाइलम्स, ऐसे अलग अलग चीजों को कंपेयर करते थे, इसके अंदर रिएक्शन को कंपेयर करना कि ये दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है। इसमें ये रिएजेंट यूज किया था तो उसमें वो रिएजेंट यूज किया था, इसमें ये रिएक्टेंट था उसमें वो रिएक्टेंट था, इसमें ये कैटलिस्ट था इसमें टेम्परेचर। और सिमिलैरिटीज क्या क्या है, प्रोडक्ट सेम है क्या, मैकेनिज्म सेम है क्या, मैकेनिज्म सेम है बट रिएक्टेंट अलग अलग है। वो ऐसे अलग अलग आपको डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हर एक रिएक्शन में, हर एक टॉपिक के रिएक्शन, हर एक चैप्टर के रिएक्शन, और फाइनली आपको सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन एक साथ कंपेयर करते आना चाहिए, डिफरेंसेस उनके सिमिलैरिटीज आपको बताते आना चाहिए। देन यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। एंड कैसा भी क्वेश्चन दो दो तीन तीन चैप्टर को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा तो भी आपको सॉल्व करते आएगा, अगर आपको डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हर एक रिएक्शन का अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो सब रिएक्शन को कंपेयर, डिफरेंस उनके सिमिलैरिटीज आपको याद रखनी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो ये दोनों के अंदर रट्टा भी मारना, अच्छे से रट्टा तो मारना ही मारना है, हर एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट वगैरह। बट आपको क्या करना है उसके साथ में, इसके लिए आपको इसको समझ के भी लेना है और रिपीटेडली उसका प्रैक्टिस करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जैसे आपके मॉड्यूल है, जैसे एलन के मॉड्यूल से या जो भी आप मॉडल यूज करते हैं वो या रेफरेंस बुक है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी करके मैकेनिज्म्स वो आपको समझेंगे नहीं। ठीक है, तो जो आपके टीचर रिकमेंड करेंगे वो नोट्स आप इसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स एनसीईआरटी छोड़ के यूज कीजिए। फिर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो इन तीनों में अभी इन तीनों के अंदर न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम। मैथ्स में तो न्यूमेरिकली पूछते हैं, थ्योरेटिकल तो पूछते नहीं। फिजिक्स में भी बहुत कम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत कम थ्योरेटिकल होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से क्या करो, पढ़ो। जैसे कि इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इनके लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं। एनसीईआरटी तो करना ही है, एनसीईआरटी सबके लिए जो भी सब्जेक्ट रहेगा एनसीईआरटी करना ही है, बट इनके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको नोट्स, मॉड्यूल या रेफरेंस बुक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से वो जो आपका मॉड्यूल है वगैरह जो एनसीईआरटी वो अच्छे से पढ़ना है, उसके कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट के डेप्थ में जाना है। तो आप खुद नहीं जा सकते, टीचर क्लास में जब पढ़ाया तो वो जो जो चीजें बताई है जो तो आपने लिखी होगी उसको आपके नोट्स में से पढ़ना है अच्छे से, और क्लासेस में अटेंटिव रहना है, तो कंसेप्ट आपके डेप्थ में क्लियर होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं तब तक आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं वाले, क्वेश्चन ही नहीं समझेगा क्या पूछा है और क्या निकालना है और उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसलिए कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। फिर उसके बाद आपको हर एक फॉर्मूला और उसके अंदर की जो टर्म है वो मगअप करना, अच्छे से समझना भी उसके अंदर कि हर एक टर्म का मीनिंग क्या है, वो टर्म्स किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला फिर उसके फॉर्मूले के हर एक टर्म फॉर्मूला रट्टा मारना है और समझना भी अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं यूज कर सकते, कौन से कंडीशन में यूज किया जा सकता है, कौन से कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ऐसे ही जनरली प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसके लिए एक बहुत फेमस फॉर्मूले से सॉल्व होता होगा, बट उसमें वो फॉर्मूला जिस कंडीशन में फेल होता है वही कंडीशन वाला प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा। उसके लिए कुछ और चीज फॉलो करना पड़ेगा आपको, उसके लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन से केस में फेल होता है, कौन से कंडीशन में, और फेल हो गया तो उसके लिए ऑप्शनल मेथड क्या है या फॉर्मूला क्या है या इसी फॉर्मूले को किस तरीके से मॉडिफाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये पहला स्टेप है, कंसेप्ट क्लियर करो अच्छे से, थ्योरी पढ़ के क्लास में टीचर से या आप आपके नोट से पढ़ाई करके। दूसरा स्टेप फॉर्मूले मकअप कर लो, उनको अच्छे से समझ लो, उनके टर्म्स क्लियर करो, उस हर एक टर्म्स आपको फॉर्मूले के अंदर पता होने चाहिए। तो कुछ लोग सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारते हैं और उसके अंदर कौन सा सिंबल किसका है, उसका डेफिनेशन क्या वो पता नहीं रहता, तो गिवन ही नहीं समझता क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, अभी सॉल्व एग्जांपल या इलस्ट्रेशंस दिए रहते, तो वो आपको पहले क्या करने है, सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन अच्छे से उसका स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, उसके हिसाब से देखो गिवन क्या क्या दिया है,
कौन से स्टेटमेंट के लिए क्या गिवन लिया है वो समझ लो, वो देख लो अच्छे से। फिर सारा गिवन लिख लिया, फिर टू फाइंड क्या आपको निकालना क्या है वो लिख लो। देन यू राइट डाउन फॉर्मूला, किसके लिए बेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। कभी कभी एक चीज के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट कम से कम टाइम में गिवन जो दिया है उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो डिसाइड करो, दैट इज फॉर्मूला। देन गो पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूले के लिए कभी कभी जो उसके लिए चीजें चाहिए होती है वो दी नहीं रहती है। सपोज ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, तो आपको डी चाहिए और ई चाहिए, तो बी सी तो दिया है बट डी ई नहीं दिया, बट डी और ई के लिए एक्स वाई लगता है, तो जो दिया है आपको प्रॉब्लम में, फिर एक्स वाई यूज करके डी एंड ई निकालो, फिर उसके वैल्यू ये वाले फॉर्मूले लिखो, ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी में रखो और उससे फिर कैलकुलेशन करो। और जो प्रॉब्लम आपको, ये सब आपने क्या किया, समझ लिया सिर्फ, ऐसे सारे सॉल्व एग्जांपल एक साथ समझ के ले लिए अपने सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व। और वो सारा होने के बाद आप क्या करो, तब तक फिर कुछ अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, और 2-4 घंटे के बाद फिर ये सारे सॉल्व एग्जांपल फिर से वापस आ जाओ और बिना देखे क्या करो, सारे एग्जांपल सॉल्व करो। अगर आपको बिना देखे सारे, बिना उसके सॉल्यूशन देखे, अगर आपको बिना देखे मतलब क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा बट सॉल्यूशन मत देखना, बिना सॉल्यूशन देखे आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने है। अगर आपको सॉल्व करते आ रहा है इसका मतलब आपने आपको समझ गया था, नहीं तो सॉल्यूशन देख के तो तुरंत तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो बिना देखे आपको कुछ घंटों बाद अगर वो सॉल्व करते आ रहा है तो ही आपको समझा था, नहीं तो आपको पहले सिर्फ लगा था आपको समझा, नहीं तो आपको समझा नहीं था। और इसमें कुछ लोगों को होते कि न्यूमेरिकल वो सिर्फ पढ़ते हैं, कभी न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए होते नहीं, याद रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होते। तो आपको नहीं आते इसलिए समझ के लेने के लिए आप देखते उसको, वो सही है, बट उसके बाद आपने बिना देखे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और तुरंत मत सॉल्व करो, तुरंत तो आने ही वाला है, कुछ देर के बाद आपको, कुछ घंटों के बाद उसको बिना देखे सॉल्व करना है। ये इलस्ट्रेशन और सॉल्व एग्जांपल के एप्लीकेबल है, एज वेल एज जो आप अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करते बट उसमें से कुछ एग्जांपल आपको आते नहीं है, जिसका आप सॉल्यूशन देखते हो उनके लिए भी सेम मेथड एप्लीकेबल है। तो जिनके सॉल्यूशन नहीं आते आपको, जिनका जो प्रॉब्लम नहीं आ रहे उसका सॉल्यूशन देख लो, समझ लो अच्छे से, और उसके बाद क्या करो, कुछ घंटे बाद इसको बिना देखे सॉल्व करके देखो, अगर आ रहा है तो समझाता, नहीं तो नहीं। और वैसे ही जो डाउट्स आप टीचर को पूछते वो भी टीचर ने आपको समझाया तो उधर तुरंत एक बार आप बिना देखे सॉल्व करो, और कुछ घंटे बाद फिर से बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि टीचर जब बताते हैं हमें तब उस टाइम पे समझ जाता है, बट बाद में हम उसको सॉल्व करके देखते नहीं, हो गया मेरा डाउट और भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा वही सेम डाउट रहता है, क्योंकि आपने लिख के देखा है, उसको प्रैक्टिस किया नहीं, याद भी नहीं किया उसको। तो आपका क्या गलत हुआ था और ये उसके लिए सही मेथड क्या है, आपने क्या गलती किया था, वो लिख के रखो। एंड उसको जब भी उस चैप्टर के ऊपर कभी भी टेस्ट होगी तो वो सारी चीजें जो आपने गलतियां आपकी जो हुई थी, जो कंसेप्ट उसमें कुछ नया कंसेप्ट मिला वो लिख के रखो, तो वो चीजें बार बार पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, तो वो गलती तो दोबारा रिपीट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हर एक डाउट रहेगा उसको क्लियर करना ही है, डाउट वॉल की तरह। डाउट आपको स्टैग्नेंट बना देगा, डाउट की वजह से आपके मार्क उधर ही रहेंगे, आगे जा नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो हर एक डाउट रहेगा उसको अच्छे से सॉल्व करना है, हर एक डाउट, ठीक है, क्लियरली प्रॉपरली डाउट्स आप सॉल्व करो सारे। और जो जो तो कोई भी डाउट जो भी तुरंत आया तो आपका कभी मेमोरी के ऊपर भरोसा मत रखो, डाउट आया तो तुरंत क्या करो, उसको टीचर उसको लिख के रखो, टीचर अगर अवेलेबल है तो तुरंत पूछ लो, नहीं अवेलेबल तो नोट इट डाउन। ऐसा मत बोलो बाद में मैं पूछ लूंगी या पूछ लूंगा, याद रहेगा ऐसा मत समझो, तो लिख के रखो, उसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। या कुछ प्रॉब्लम आपको नया कंसेप्ट मिला, अभी आपको सॉल्यूशन देख के तो समझा बट आपको लगता है कि ये फ्यूचर में भूल सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो फिर उसको भी मार्क करके रखो ऐसे प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर उसके बाद आप सारा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा सॉल्व एग्जांपल अनसॉल्व एग्जांपल पूरा कर लिया, उसमें जो नहीं आए थे उसको भी बिना देखे सबको कुछ घंटों बाद सॉल्व कर लिया। तो उन सारे चैप्टर में से 10 मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करो जिसमें कुछ नए कंसेप्ट है, कुछ अलग ही टाइप के हो, तो वो भूल सकते हैं वैसे, और थोड़े डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है वो प्रॉब्लम, ऐसे सेलेक्ट करो। और फिर चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ दिन 7-8 दिन के बाद वो फिर से 10 प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखो, अगर आपको आए तो अच्छा है, नहीं आए तो फिर वो प्रॉब्लम फिर से आप अच्छे से समझो उसको, या टीचर से उसको पूछ लेना, ठीक है। फिर अभी देखिए हर एक जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपका डाउट है, उसको मार्क करके रखो, क्योंकि अगर उस चैप्टर का जब रिवीजन करना है तो हर एक 100-150 या 200-500 जो भी प्रॉब्लम उसमें आपके बुक में है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व नहीं कर सकते, और जो इजी क्वेश्चन उसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर का रिवीजन करना है तो बस वही प्रॉब्लम सॉल्व करो जो डिफिकल्ट है, तो पहले आपको
जब पहली बार सॉल्व करते समय डिफिकल्ट लगे थे या जो आपको पहली बार में सॉल्व करते नहीं आए थे, टीचर को पूछने पड़े थे, उसको मार्क करके रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे अभी वो एग्जाम से जस्ट पहले बहुत कम समय रहता था, उस टाइम पे बस रिवीजन जब करोगे तो वो ये वाले मार्क किए हुए क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम होता नहीं है। और जब भी आप सॉल्व करेंगे टाइम लगा के सॉल्विंग करो। जैसे आपको पता है जेईई नीट में टाइम हर एक क्वेश्चन का फिक्स टाइम होता है, उतने टाइम में सॉल्व करें। तो पहली बार सपोज आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने सॉल्व केमिस्ट्री या फिजिक्स के है तो अगर उतने आपको उतने ट्राई करो होने के, अगर कभी कभी नहीं होते इनिशियली आपको पहले 50 लग रहा है, 1 घंटे में आपके 55 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो अगले बार जब आप सॉल्व करेंगे तो 54 होने चाहिए, धीरे धीरे उसको कम करो, 53 फिर 52, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप टाइम लगा के कॉन्शियसली थोड़ा स्पीड बढ़ा के, बिना मिस्टेक करे, बिना सिली मिस्टेक करके थोड़ा स्पीड बढ़ाते क्या कर सकते, टाइम बाउंड सॉल्विंग करें तो फिर आपका स्पीड बढ़ेगा ग्रेजुअली और आप कम से कम समय में पूरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत लगेगी और सिली मिस्टेक भी कम होते जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते कॉन्शियसली तो, ठीक है, स्पीड बढ़ाने का। फिर नेक्स्ट है कि आप वीक टॉपिक्स जो है आपके, ठीक है, वीक टॉपिक एंड चैप्टर जो है हर एक टेस्ट के, तो वो जब भी कोई टेस्ट दोगे तो टेस्ट का पर्पस होता है कि आपको पता ढूंढना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। वो चैप्टर आपका जो किया था, आपने पढ़ाई किया था तो अच्छे से समझा कि नहीं, आपको टेस्ट से पता चलता है। तो हर एक टेस्ट देने के बाद आप ढूंढ लो कि कौन से गलत क्वेश्चन गलत हो गए, वो किस न्यूमेरिकल गलत हो गए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत हो गए कि कंसेप्चुअल गलत हो गए, किसी लिए मिस्टेक हो गए, तो सारी चीजें लिख लो और वो किस कारण की वजह से गलत हो गए वो ढूंढ लो। और आपको नहीं समझता है तो टीचर से पूछ लो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है। तभी आपके वो गलतियां रिपीट नहीं होगी, नहीं तो सेम गलतियां रिपीट होती जाएगी। सिर्फ कुछ लोग सिर्फ जो गलत होगा उसका सही आंसर देखते हैं और आगे जाते हैं, बट वो सेम गलती हर टेस्ट में रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वीक टॉपिक्स, वीक पॉइंट ढूंढना और उसको फिर से स्टडी करना, उसको अंदर जो डाउट्स है आपके वो क्लियर करना, ठीक है। तो ये हो गया कि हाउ टू स्टडी, हमने देखा इसके अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि स्टडी के अंदर ये सारे तो मेथड्स आपको हेल्प करेंगे, बट फोकस या कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकस या कंसंट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो माइंड है पीसफुल होना चाहिए। तो अगर हमारे माइंड में किसी के साथ हमने झगड़ा किया या कुछ बुरे काम किए, कुछ बुरी चीजें देखी है, सुनी है, तो वो माइंड में चलती रहती है, वो डिस्ट्रैक्ट करती है हमें। तो क्या है कि अगर देखो एक ग्लास है सपोज, तो एक ग्लास के अंदर एयर है, ग्लास में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एयर है, तो उसमें से एयर को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी भरना पड़ेगा, तो क्या होगा, एयर निकल। कोई बोलेगा सर वैक्यूम पंप लाएंगे उससे उससे एयर निकालेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, फिर भी कुछ एयर रहेगा। आसान तरीका है, उसमें पानी डाल दो, क्या होगा, एयर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें बुराई जो अगर निकालनी है तो कोई बोलेगा ऐसा ये करो वो करो ये करो, उससे बुराई निकालो, बट वो बहुत डिफिकल्ट टास्क और इतना टाइम भी हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता। तो क्या करो, अच्छी चीजें ऑटोमेटिक डालते जाओ, बुरी चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको अच्छी चीजें दिमाग में डालनी। तो हम लोग हर संडे को वैल्यू एजुकेशन लेते हैं, आपको पता है। तो वैल्यू एजुकेशन अगर आप अटेंड करते तो अच्छी चीजें आप आपके माइंड में डालते हैं, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन क्लास अटेंड करने से। तो बुरी चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिक, क्योंकि ब्रेन में लिमिटेड चीजों के ऊपर फोकस कर सकता है एट ए टाइम। तो आप अच्छी चीजें बार बार डालते जाएंगे तो बुरी चीजें बाहर निकलती जाएगी और आपका फोकस बढ़ता जाएगा और डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। और दूसरा कि अभी कुछ कुछ लोग बोलते कळते सर आम्हाला सगळं पण वळत नाही, हमको पता है क्या करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब चीजें पता है, बट जब करने जाते तो कर ही नहीं पाते, इच्छा ही नहीं होती, डिटर्मिनेशन ही नहीं रहता। तो डिटर्मिनेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैंटिंग, भगवान के नाम का जो जप करना चाहिए, हमने रोज चैंटिंग करना चाहिए। उसमें मंत्रा मतलब ही वन हु डिलीवर्स माइंड, आज तो मंत्रा वन हु डिलीवर्स माइंड, दैट इज त्रायते इति मंत्रा, मन त्रायते इति मंत्रा, मतलब जो माइंड को डिलीवर करता है उसको मंत्रा बोलते हैं। तो माइंड कंट्रोल के लिए चैंटिंग बहुत हेल्प करता है, डिटर्मिनेशन देता है। पहले अगर आप 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे तो चैंटिंग करना चालू कर, देखो बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो कुछ कुछ लोग एक दिन में 17 घंटा करते, दूसरे दिन 0 सो जाते पूरा दिन, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ऑन एन एवरेज करे देखेंगे तो उनका एवरेज 5-6 घंटा भी नहीं रहता। कुछ दिन उनको बहुत जोश आ जाता है, 2-3 दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करते, बाकी बाद में कुछ भी नहीं करते, 0 करते। तो फ्लक्चुएटिंग वो कुछ काम का नहीं, स्टेडीली अगर आपको कुछ चीज करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लगता है, वो चैंटिंग से आते हैं। तो इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बताया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र अगर हम 1 से 8 बार बोला तो 1 राउंड बोलते हैं उसको, और वो कितना, इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स। तो शुड
chant this mantra every day for 10 minutes, so that will give you determination. वो determination आएगा और focus रहेगा, तो then you will able to follow all these methods and you will able to study nicely, and then only you will get good score. ठीक है, तभी आप ये सारी एग्जाम जेईई नीट जो है उनको क्रैक कर पाएंगे. अभी एक देखिए कि कुछ लोग जस्ट अपने आप को सिर्फ मार्क्स से जज करते हैं, या वो सिर्फ वो ज्यादा डरते ही है पढ़ाई, वो बहुत ज्यादा डरते रहते हैं, हर एक टेस्ट से पहले डरते हैं, और वो हर बार डरे हुए रहते, सोचते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा जेईई नीट या नहीं कर पाऊंगा. वो उसी के बारे में सोचते रहते, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तब तक कर पाऊंगी, मुझे मार्क आएंगे कि नहीं आएगा, वो सब सोचते रहते हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीजें उसी में उनका पूरा थॉट्स, आधा एनर्जी उसमें ही जाता है. भले वो बुक उनके सामने है पर वो वही सोचते रहते दिन रात, तो उससे इतने डरे हुए रहते, तो डर के मारे एग्जाम में बहुत सारे सिली मिस्टेक करके आते हैं. ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बट अगर हमने देखा कि जितना रिजल्ट के बारे में सोचेंगे उतना हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने एंडेवर अच्छे से नहीं कर पाएंगे. अगर हमें एंडेवर अच्छे से करने हैं तो उसके लिए हमें प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. पास्ट के लैमेंटेशन छोड़ दो, फ्यूचर के, कुछ लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, मेरे हाथ में ट्रॉफी होगी, सब लोग तालियां बजाएंगे, मेरा स्वागत किया जाएगा. कुछ लोग बोलते मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या चिल्लाएंगे, मेरे को लोग मेरे को पुलिस बोलेंगे, ये वो, तो डे ड्रीमिंग करते बैठे. तो फ्यूचर का क्या है, हैंकरिंग एंड डे ड्रीमिंग तो करना नहीं चाहिए. ठीक है, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है. और लैमेंटेशन, मैंने उस तो ये पिछले साल अगर अच्छा पढ़ाई किया होता ना तो ऐसा नहीं होता वैसा, अभी वो हो गया, छोड़ दो, पास मिस्टेक से सीखो, बस अभी प्रेजेंट में फोकस करो. तो प्रेजेंट में फोकस करना सीखो. और देखिए, अगर कोई भी चीज है, जैसे कोई भी चीज को अगर हमें सक्सेस चाहिए, तो अगर आप उस चीज के लिए करने के, वो चीज पाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, जब तक उस प्रोसेस को हैप्पीली फॉलो नहीं करते, जब तक आपका पूरा हार्ट एंड सोल उसके अंदर डालते नहीं, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, तब तक आप लोग उसमें सक्सेस नहीं पा सकते, आपको सक्सेस नहीं मिल सकता तब तक. और आपको जो बहुत पेनफुल होगा उसका, अगर हार्डवर्क करेंगे आप, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर आपको इसके इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं करते, उसके लिए लाइकिंग डेवलप नहीं करते, और सिर्फ रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ समय बाद. तो यू शुड लव योर जर्नी. तो इसलिए इसका ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरा सीक्रेट, जिंदगी जॉय ऑफ जर्नी इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड माइंड प्रॉब्लम. ठीक है, तो वाइट जर्नी जो है आपका, आपके गोल तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार फिक्स कर लिया, उस टाइम पे अपने लेफ्ट राइट सब उसके ड्रॉबैक प्रो कॉन सब सोचना चाहिए, किसी के गाइडेंस में प्रॉपर एक अच्छा सा अपने गोल सेट करना चाहिए. एक बार गोल सेट होना चाहिए, सेट होने तक, गोल सेट होने तक आपका फोकस गोल के ऊपर होना चाहिए. बट गोल एक बार सेट हो गया, देन योर फोकस शुड गो टू जर्नी. बिकॉज जर्नी अगर आप अच्छे से करते, आपकी जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो करते डेली, तो आपके गोल के पास अल्टीमेटली पहुंचेंगे. और गोल एक दिन में सडनली मिलता नहीं. देखो, गोल आपका जैसे नीट जेईई है, उसको 2 साल लगते, तो 2 साल के में गोल अचीव करने के लिए आपको हर दिन कुछ टारगेट रखना पड़ेगा. तो देन यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन डेली टारगेट. कल क्या, पिछला क्या हुआ, वो सब भूल जाओ, जस्ट आज क्या करना है, जस्ट फुल्ली फोकस ऑन दैट एंड एंजॉय दैट डे. कि जो आज जो करना है वो लेसन फुल्ली उसमें हाथ डाल के पूरा अच्छे से पढ़ाई कर. जैसे देखिए, उसके लिए मैंने कुछ लोगों को एग्जांपल दिया था, जैसे बैट्समैन होता है ना क्रिकेट में, तो उसका गोल क्या होता है, उसको अच्छा स्कोर करना है. अच्छा स्कोर कब हो सकता है, कम बॉल में ज्यादा से ज्यादा रन करें, तो उसको बाउंड्री, चौके, छक्के लगाने पड़ेंगे, है ना. तो उसके लिए उसका गोल एक बाउंड्री. बट तो जब वो बॉलर बॉल करते हैं तो उसका ध्यान किधर होता है, उस बाउंड्री पे होता है कि बॉल के ऊपर होता है, जो बॉलर बॉल कर रहा है उस बॉलर पे होता है कि बाउंड्री पे होता है, उसका ध्यान कहाँ पे होता है, उस बॉल के ऊपर होता है, ना कि बाउंड्री पे. अगर वो बाउंड्री की तरफ देख रहा है और उधर बॉल आया तो बोल्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, वो किधर बाउंड्री जाएगा, उसका ध्यान सिर्फ बाउंड्री की तरफ जा रहा है, वो बोल्ड हो रहा है, वो विकेट जाएगा उसका, विकेट, उसका ध्यान बॉल की तरफ. तो बॉल के अपना जर्नी की तरह और अपना डेली टारगेट की तरफ है. तो बॉल, अपना बॉल को हिट करके बॉर्डर के बाहर जाना, लेके जाना है. बॉर्डर भले ही गोल है, बट किसको लेके जाना है, बॉल को लेके जाना है ना. तो फिर बॉल की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं, अगर आप जर्नी के ऊपर फोकस नहीं करते तो यू विल मिस योर गोल. ठीक है, विल मिस योर, आई एम अगेन रिपीटिंग. एंड ही, तो अभी वो हर बॉल को दुखी करके, एक बॉल अगर डॉट चला गया और वो डिस्करेज हो गया तो फिर वो विकेट चला जाएगा दूसरे बॉल में. वो डिस्करेज होके अगर वो बहुत इम्पेशेंटली बोलता है नहीं मुझे अगले बॉल पे छक्का चाहिए, हर बॉल पे छक्का चाहिए, तो बॉल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, विकेट किधर स्कोर करेगा, विकेट गंवाना पड़ेगा उसको. हर बॉल पे 6 चौका नहीं लगता, कुछ कुछ डॉट बॉल भी जाते हैं. राहुल द्रविड़ बहुत फेमस है क्रिकेट में क्योंकि ही हैज सो मच पैशन. तो हर एक बॉल, एक बहुत लंबी पारी खेलते थे वो,
ठीक है, बॉल थोड़े ज्यादा लगते थे बट वो लंबी पारी खेलता, उनका विकेट लेना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो क्या कर बहुत पेशेंटली खेलते थे, बॉल के ऊपर फुल फोकस करते थे और सोच समझ के कौन से बॉल पे छक्का मारना चौका वो ध्यान रख। वैसे ही हमें देखना चाहिए कि कभी कहीं कोई टेस्ट में मार्क कम आ जाती है, किसी टेस्ट में ज्यादा आ जाते, तो दैट विल गो ऑन, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। और अगर किसी बॉल में अगर आप आउट हुए तो उस बॉल में आपने सीखना चाहिए, किसी भी टेस्ट में बहुत कम आए तो सीखना चाहिए कि अरे ये ऐसा बॉल था, तो इस बॉल को मैंने इस गलत तरीके से खेला था इसलिए मैं बोल्ट हो गया, तो इस टेस्ट में मैंने ये गलत तरीके से पढ़ाई किया था, या ये चीज रिवीजन किया नहीं था अच्छा से, तो जो गलती हुई उसको ढूंढो, आपको नहीं समझ रही टीचर से पूछो और अगले टेस्ट में उसको इम्प्रूव करो, दैट्स इट। ठीक है ना, तो फोकस ऑन एवरीडे टास्क, डोंट जस्ट बॉदर अबाउट रिजल्ट, ये आगे क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो प्लानिंग के समय आपको पूरा सोचना पड़ता है, कितने चैप्टर बाकी है, कितने हुए हैं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, कितने दिन मेरे हाथ में, मेरा स्पीड कितना है, वो सारी चीजें प्लानिंग करते समय सोचनी होती है। ठीक है, तो अगर आपको टीचर प्लान कर, अपने एकेडमी तो टीचर से प्लान करके देते, तो वो सब भी आपको सोचने का जरूरत नहीं, टीचर आपका सब सोच के आपके लिए रेडीमेड प्लान देते, then just you have to focus on daily target, that is most important। and जस्ट उसको सिर्फ करना नहीं, कुछ लोग मैकेनिकली सिर्फ करते हैं, उसको बुक हाथ में लेके करते हैं, उससे आपका एफिशिएंसी नहीं होगा, उसमें जितना प्रोग्रेस आपका सक्सेस मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, यू एंजॉय इट। जैसे हर एक बॉल को एंजॉय करता है बैट्समैन, ही एंजॉयज एवरी बॉल, जो रियल ओरिजिनल बैट्समैन वही ज्यादा देर क्रीज पे रह सकता है, जो बोर हो रहा है उधर क्रीज पे रहते रहते तो आउट हो जाएगा, बोले बोर हो रहा है तो अच्छा ठीक है आउट हो गए चले जाओ वापस, है ना, तो आउट हो जाएगा बोर जिसको हो रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते उसको बोर हो गया तो खत्म हो गया, उसका करियर खत्म हो गया। तो वैसे अगर आप पढ़ाई करते करते अगर आपको बोर हो रहा है तो अगर देखो बोर होगा नहीं ऐसा नहीं, बट अगर आपके कुछ तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर एक सब्जेक्ट बोर हो रहा है बहुत ही, ऐसा रेगुलरली नहीं होना चाहिए, अगर 15 दिन में एक आधे बार कभी तो, या 8 दिन में एक आधे बार ऐसा हो रहा है तो वन सब्जेक्ट इज गेटिंग बोर, चेंज द सब्जेक्ट। बट ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही छोड़ दो, पढ़ाई से बोर नहीं होना चाहिए आपको, किसी सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत बोर हो सकता है, बट वो सब्जेक्ट में बोर क्यों होता है, हमें समझता नहीं ठीक से, हम उस सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं जाते, इसलिए हमें बोर हो जाता है। वो जो सब्जेक्ट हमें समझता है, रिलेवेंट लगता है, और हम रिलेट नहीं कर पाते अपने लाइफ से, तो रिलेट करो हर एक सब्जेक्ट को, ये चीजें को। फिजिक्स के आजू-बाजू के अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोई भी डिवाइसेस देखो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, केमिस्ट्री अपने पूरे बॉडी में केमिस्ट्री हो रहा है, इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, फूड है, वो सब केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बॉडी में चल रहा है। मैथ्स रेगुलर लाइफ में, मनी मैटर, सारे कमर्शियल मैटर्स में मैथ्स आता है बहुत सारे, अभी बिल्डिंग से जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके लिए सारा जियोमेट्री लगा है, वो सारी चीजें, तो अगर हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को तो, और उसके डेप्थ में जाएंगे समझेंगे तो हमें बोर नहीं होगा, हमें उसमें आनंद आएगा, अरे मुझे नई चीज सीखने को मिल रही है आज, वाह, और नई और दो तीन नई चीजें, और दो तीन नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो देन यू विल गेट इंटरेस्ट। वो देखो पिक्चर देखते हो किसी को बोर नहीं होता, अगर अच्छा पिक्चर रहेगा आपका, मतलब किसी को आर्मी मूवीज अच्छे लगते हैं, किसी को लव स्टोरी बहुत बुरी लगती है, किसी को लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, आर्मी मूवीज बोर लगती है, तो जिसका जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको, जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो चीजें बोर होती है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑप्शनल नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है मैथ्स बायो ऑप्शनल हो सकता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी, तो उसमें इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो एक्ट एज इफ यू हैव सो मच इंटरेस्ट, देन ग्रेजुअली यू विल डेवलप इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो सीक्रेट है, आपको इंटरेस्ट दिखना, जैसे अभी वो, और ये हमने समझना चाहिए, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे अलग अलग पास टाइम है, और होपलेसनेस, गिव अप होपलेसनेस एंड डिपेंड एंड ट्रस्ट ऑन लॉर्ड, सीक लॉर्ड्स हेल्प, ये पहला लेसन। तो उसके लिए देखिए कि कुछ लोग क्या करते, थोड़ा सा अगर उनको फेल्यूर आ गए तो पूरे होपलेस हो जाते, और वो एफर्ट लेना ही छोड़ देते, मेहनत करना ही छोड़ देते, तो वो सबसे बड़ा एनिमी है हमारा, और बिगेस्ट एनिमी इज होपलेसनेस। ये दुनिया ही होप पे चल रही है, आशा पे चल रही है, सब लोग सोचते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, है कि नहीं, हाँ हाँ मन में है विश्वास, हमारे मन में, मैं इतना अच्छा गा नहीं सकता हूँ बट मैं जस्ट बोला आपको कि क्या है, कि हमारे मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस जरूर एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं अगर मेहनत करते रहूंगा तो, अगर एफर्ट करना ही छोड़ देंगे तो कब मेहनत में सक्सेस मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो है, एटलीस्ट ठीक है अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी फेलियर आया बट कभी तो सक्सेस मिलने ही वाला, अगर मेहनत करते जाएंगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो यू शुड नेवर गिव अप। ठीक है, तो होपलेसनेस आपका बिगेस्ट एनिमी, याद रखो, शुड नेवर गिव योर होप। दुनिया पूरी होप के ऊपर चल रही है, अभी उसके ऊपर बहुत बोल सकते हैं हम लोग बट टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, फिर मंकीज देखो, मदर सीता को, उसके लिए एग्जांपल क्या, रामायण में बहुत सारे मंकीज जब मदर सीता को ढूंढ रहे थे हनुमान जी के साथ में, तो किधर भी मदर सीता नहीं मिली, तो उन्होंने होप छोड़ दी थी, उन्होंने बोले लास्टली हम क्या करेंगे, वे फास्टिंग करके अपनी जान दे देंगे। तो जो होपलेस होते हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं,
तो सुसाइडल इज वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो ऐसा कभी लाइफ में कितना भी बड़ा फेल्योर आया तो भी सोच लो कि देयर विल बी फेल्योर, कोई भी फेल्योर परमानेंट होता नहीं, ना ही कोई सक्सेस परमानेंट होता है। सक्सेस एंड फेल्योर विल गो ऑन, अप एंड डाउन्स विल बी देयर इन लाइफ, सो वी शुड लर्न टू टॉलरेट बोथ, वी शुड टॉलरेट सक्सेस आल्सो। कुछ लोग सक्सेस मिला थोड़ा तो बहुत प्राइड हो जाते हैं और पढ़ाई वो उसमें कॉम्प्लिसेंट, अभी ठीक है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और इसलिए वो कम कर देते मेहनत, अरे फिर से फेल्योर आ जाता है। फिर कुछ लोग को फेल्योर आता है, वो बोलते ठीक है इतना मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं, फेल्योर आ गया तो वो भी छोड़ देते। तो दोनों एक्सट्रीम में जाते हैं, बट यू शुड लर्न टू बैलेंस। So we should tolerate both failure as well as success. Both we should tolerate and we should go on with our effort. Should not give up our effort. That is very important thing. ठीक है। फिर नेक्स्ट शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम डूअर टू एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए भरत महाराज रामायण के अंदर अगेन उन्होंने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला पूरा, ठीक है, बट उन्होंने कभी खुद को किंग समझा नहीं, ठीक है। खुद को किंग नहीं समझा, बोले जस्ट इट्स माय ड्यूटी टू सर लॉर्ड राम, एज ए सर्विस टू लॉर्ड राम ही रूल अयोध्या पर 14 ईयर। खुद फ्लोर पे सोते थे, खुद किसी साधु के कपड़े पहनते थे, और राम जी के जो उनके जो सैंडल से उसको थ्रोन पे रखा था, उन्होंने उनको किंग समझते थे। तो उन्होंने कभी कभी किसी चीज को बोला नहीं मैंने किया, मैं वही प्रॉब्लम आता है, तो मैं करूंगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो ईगो है वो प्रॉब्लम है कि मैं मार्क्स ला सकता हूँ, मैंने पढ़ाई किया मतलब मार्क आने ही चाहिए, मैं हूं तो मुझे ये आना ही चाहिए, वो समझना ही चाहिए। सम थिंग्स आर देयर व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, and don't think that you are the doer. Everything is, there are many factors for your success or failure, 5 factors are there, so don't blame for failure completely for yours। तो देखिए फेल्योर्स के लिए आपके मिस्टेक जो है उसको ढूंढो और उसके ऊपर वर्क करो एंड देन गो अहेड। सक्सेस मिला तो गिव, लर्न टू गिव क्रेडिट टू अदर्स, जैसे योर टीचर्स, give credit to teachers as well as your some friends who help you, your parents who guided you, जितना किया आपके लिए ये सब चीजें। फिर उसके बाद भगवान को जो उन्होंने आपको इंटेलिजेंस दिया, सारे रिमेम्बरेंस दिया, वो सब चीजें याद करने के लिए, तो गिव क्रेडिट, लर्न टू गिव क्रेडिट, डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू डू। अगर क्यों अपने आप को डूअर समझेंगे तो अगर आपको बहुत सक्सेस मिला, बड़ा सक्सेस मिला, तो क्या हो जाएगा, आप प्राइड हो जाएंगे, एरोगेंट बन जाएंगे, किसी का सुनेंगे नहीं और कॉम्प्लिसेंट बन के फिर से पूरा फेल्योर आ जाएगा आपको। और अगर बहुत बड़ा फेल्योर आ गया तो आप समझ जाओ कि आपका गलती है, ठीक है, यस, बट सम थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड यू हैव सम लिमिटेशन, आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा लिमिट है, तो वो समझेंगे। तो फिर कुछ लोग अगर पूरा समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, फेल्योर मेरे को क्यों आया है, वो मैं जो कभी और कॉन्फिडेंट थी कि मुझे कभी फेल्योर आ ही नहीं सकता, उनको फेल्योर आ गया, दे विल कमिट सुसाइड। तो दोनों बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में बैलेंस करना बहुत क्रुशियल है। तो अपने आप को डूअर नहीं समझना है। और दूसरा, इन्वेस्ट इन प्रोसेस एंड नॉट इन द गोल, एंजॉय योर जर्नी। तो देखिए पांडवाज को जब उनको पता था महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो महाभारत का वार होने वाला है, तो उससे पहले उनको लॉर्ड कृष्णा ने बोला कि आप सब लोग जाके तपस्या करो। अर्जुन को बोला तुम हेवन में जाने के लिए तपस्या करो, शिव जी की तपस्या करो, उनसे पाशुपत अस्त्र ले लो, इंद्र से वगैरह उनसे अलग अलग दिव्य अस्त्र कलेक्ट करो। भीम जी को बोला आप हनुमान जी की तपस्या करो और उनसे कि मल युद्ध कैसे, द्वंद्व युद्ध कैसे करना है, उसके कुछ सीक्रेट उनसे सीख लो। फिर युधिष्ठिर महाराज को बोला आप क्या करो, दान करो साधुओं को और उनके आशीर्वाद ले लो, और बहुत सारे अलग अलग जो राज्य आसपास के उनके साथ में आप फ्रेंडशिप, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, ताकि आपको जब युद्ध की जरूरत पड़ी तो आपकी मदद करेंगे। नकुल सहदेव को अलग अलग टास्क दिया। तो वो उनका भले ही क्या था, गोल था, वार था, बट वार के लिए वो तैयारी के ऊपर वो फुल्ली फोकस हुए, तो नहीं तो हमारे इतना इंसल्ट हो गया, हर बार दुखी और हर बार मरोज और अभी डिस्करेज होकर सुसाइड नहीं किया पांडवों ने। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितनी बुरी चीजें हुई, कितना फेलियर उनको बार बार भुगतना पड़ा, और उनका कोई भी गलती नहीं था, फिर भी उनको बार बार फेलियर भुगतना पड़ा। तो इतना होने के बावजूद दे कंटिन्यू टू एंडेवर एंड फ्यूचर के लिए तैयारी करना, उन्होंने फ्यूचर उन्होंने देखा था और उसके लिए प्लानिंग किया, और वो प्रेजेंट में उसके लिए वर्क कर रहे थे, दे फुल्ली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, ठीक है। नहीं तो वो कि पैलेसेस में रहते थे बड़े बड़े, वो प्रिंस थे पूरे ना, प्रिंस द्रौपदी प्रिंसेस थी, तो उनको जंगल में झोपड़ी में रहने का कभी प्रैक्टिस नहीं था, इतना तो उनके लिए इतना बड़ा तकलीफ का काम था, बट उन्होंने सब टॉलरेट किया, हैप्पीली दे टॉलरेटेड, दे वर फुल्ली हैप्पी, दे विल जॉयफुली दे वर डूइंग देयर एक्ट्स, इसलिए अल्टीमेटली दे विन। अल्दो पांडवों के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे, बट कौरवास के 100% चांसेस थे, बट दे followed the Lord Krishna. So you should follow your teacher, perfect teacher, what instruction he has given. Have faith on teachers, faith on you, have confidence on yourself, and continue to
endeavor, then one day you will surely achieve success. ठीक है, ये हो गया इसके बारे में. फिर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है भी, हाउ यू डू थिंग एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर देखो आप कोई भी चीज अगर केयरलेसली करते हैं, तो अच्छे से ध्यान नहीं देते, अटेंटिव नहीं रहते, तो पढ़ाई में भी सेम एटीट्यूड आएगा. और अगर आप पढ़ाई में भी अगर कोई चीज में अगर अटेंटिव रहते और अगर देखो, तो इसलिए आप होल डे आपको ऑब्जर्व करना है, आपको आपकी हर एक चीज, इवन आपका टूथ, आप ब्रश कैसे कितने केयरफुली करते, क्या कैजुअली कैसे तो करके फटाफट निपटा देते हैं बस वो, या आप खाना कैसे केयरफुली अच्छे से एक हाथ से प्रॉपर छोटे छोटे पीसेस करके खाते, या जल्दी जल्दी में कैसे तो खत्म करते, या उसके साथ में टीवी देखते, या बीच में कुछ तो बातें करते रहते, इधर उधर टाइम पास करते रहते, क्या करते, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना. तो वॉट एवर एनीथिंग यू डू, however you do anything, similar fashion you will do everything. क्योंकि अपने पास कुछ बटन नहीं है मोड स्विच किया, अभी कैजुअल मोड, अभी सीरियस मोड. सो होल डे इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू आर जॉयफुल, if you are happily doing everything in your whole day, then you will happily do study also. ठीक है. जिसको स्टडी बोर होता है, देखो उसको हर एक मेहनत का काम बोर होने लगेगा. अभी स्टडी बोर हो रहा है, आगे जाके जॉब बोर हो जाएगा, तो कभी प्रमोशन हो ही नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा लाइफ में. ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज हमें पता है कि स्टडी करना जरूरी है मेरे लिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई शुड स्टडी नाइसली. जिसको पता है, तो देन उसको पता रहेगा स्टडी करना है, तो देन दैट टाइम ही शुड लव हिज स्टडीज, ही शुड लव एवरी सब्जेक्ट. क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं है उसको अभी तुम्हें करना ही है, तो देन डू इट हैप्पीली, पुट योर फुल एफर्ट, पुट योर पूरा उसमें हाथ डालो. ठीक है. तो जैसे हनुमान जी कंटिन्यूसली हैप्पीली एंगेज थे, वो तो ब्रह्मचारी थे, बट उनको काम दिया कहता मदर सीता को ढूंढने के लिए. तो रावण के प्लेस में गए, तो उनको अलग अलग स्त्रियों को, रावण की इतनी सारी बीबियों में से ढूंढना था, और सीता मैया कौन सी. तो ब्रह्मचारी जो साधु रहते, वो जैसे स्वामी विवेकानंद वगैरह थे, वैसे उन लोगों को स्त्री को ज्यादा देखते नहीं, मतलब कि वो वुमेन है तो उनकी तरफ उनको देखना फॉरबिडन रहता है, उनको बहुत मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मली उस स्त्री से नॉर्मल जो है लेडीज से वो बात कर सकते हैं, उनको लेक्चर दे सकते हैं, बट क्लोजली दे शुड नॉट वॉच, एंड व्हाइल दे आर, इफ दे आर स्लीपिंग, दे शुड नॉट ऑब्जर्व इट. बट हनुमान जी वाज डूइंग दैट, है ना. तो but why he was doing, because he was doing for service of Lord Rama and on the instruction of Lord Ram. तो पहले उनको बुरा लगा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं. बट बाद में उन्होंने देखा कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, खुद की एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, मैं ये भगवान की सेवा के लिए, मेरे मास्टर ने जो बताया है उसके लिए, और मुझे अल्टीमेटली सक्सेस चाहिए. तो उनके लिए सक्सेस क्या था, भगवान राम की खुशी, वो उनके लिए सक्सेस था. तो बोले मेरे सक्सेस के लिए ये करना मुझे जरूरी, भले ही मुझे पसंद नहीं है, मेरा नेचर नहीं है, बट फिर भी मैं उससे खुशी खुशी करूंगा, क्योंकि उससे मेरा सक्सेस मुझे मिलेगा, ये मेरे सक्सेस के लिए जरूरी है. तो उन्होंने हैप्पीली किया, तो ये हैप्पीली डिड दैट. ठीक है. तो वैसे हमने देखिए, इसमें अभी लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉय योर लाइफ in a way you never get bored, live your life in a way you can relive it again and again and again. समझे. तो आपने इस तरीके से अपना जिंदगी जीना चाहिए. तो एंजॉय मतलब लोग समझते एंजॉय मतलब बस खाओ पियो सो पार्टी करो, वही एंजॉयमेंट है. काम करोगे तो नहीं, वो एंजॉय नहीं. छुट्टी के दिन लोग बोलते एंजॉय, बर्थडे के दिन एंजॉय योरसेल्फ, बाकी दिन बोल रहे हो, ऐसा नहीं. होल डे एवरी डे यू शुड एंजॉय योर वर्क, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. देखो सिर्फ आपको पैसा कमाना जिंदगी का गोल नहीं, और पैसे कमाने के लिए या सिर्फ अच्छा कॉलेज मिलके अच्छा जॉब मिलेगा, बाद में अच्छा पैसा मिलेगा, इसके लिए अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो देन रियली then very sorry my dear friends, then you will never able to get successful. और मिले भी तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे जिंदगी भर, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाए, ऐसा जो चीज कर रहे हैं लाइफ टाइम, जिसके लिए करने, जो चीज करने वाले उसमें कभी खुश रहने नहीं वाले, वो आपको कभी पसंद ही नहीं, उसमें बोर होता है आपको, तो फिर कैसे खुश रहेंगे. तो इसलिए लर्न टू लव योर स्टडीज, एंजॉय योर स्टडीज. जो चीज आपके गोल के अचीव करने के लिए जरूरी है, तो वो देखो, सब अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, सबको अच्छे मार्क्स लाना बहुत अच्छा लगता है ना, बट पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता. पढ़ाई किसी को पसंद नहीं, अच्छा मार्क्स आए, सबको टॉपर बनना बहुत अच्छा लगता है ना. सब लोग मेरे को होशियार बोलने चाहिए, वो सही अच्छा लगता है सबको, बट पढ़ाई करना अच्छा नहीं, तो वो बोर होता है पढ़ाई करते. देन वो कैसे, अगर आपको सपोज ऑल इंडिया रैंक वन आ गया किसी का और आपको फर्स्ट प्राइज मिला, तो उस टाइम पे बोर होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा बोर हो रहा है, मुझे क्यों फर्स्ट प्राइज दे रहे, किसी और को तो देना चाहिए कम से कम, है ना. मुझे ही क्यों पढ़ना, मुझे ही क्यों दे रहे. उस टाइम पे वैसा सोचेंगे नहीं, उस टाइम पे कितना खुशी मिलेगा आपको. तो वो खुशी तभी मिल सकता है जब आप पढ़ाई करते समय भी वही सेम
हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस हैप्पीनेस के लिए आपको ये पेन, भले ही मुझे पता है पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, सब है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बोर भी होता है सब कुछ, but you have to give up all those attitude and you have to learn. If I want that ultimate happiness, then for that I have to enjoy my this journey of studying every day all this subject, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बार बार वही सब्जेक्ट आपको कितनी भी बार पढ़ने के लिए बोला तो आपको बोर होना नहीं चाहिए। आपने यू शुड अनलेस एंड अंटिल यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, आप सब कुछ जानते हैं उसके अंदर का और बिना देखे सब कुछ बता सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता और आपको आउट ऑफ मार्क्स आ रहे, तब तक आपको पढ़ते समय बोर नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहे और आपको आप पढ़ने को बोर हो रहा है, फिर कैसे मार्क्स बढ़ने नहीं वाले ना। आपको मार्क्स तो बढ़ाने बट पढ़ना नहीं, दोबारा पढ़ने के लिए बोर हो रहा है तो गलत है। दैट शुड, फिर मार्क बढ़ेंगे ही नहीं। यू शुड नेवर से दैट आई एम गेटिंग बोर, ए वो, एंजॉय योर स्टडीज, ठीक है। तो should जिंदगी joy of journey, remember this title, तो then only you can ultimately lead to success। और अगर नहीं भी मिला सक्सेस तो एटलीस्ट यू एंजॉयड योर लाइफ। नहीं तो आप 2 साल पूरा फ्रस्ट्रेट होके रो के कैसे तो पढ़ाई किया 12 13 14 घंटे पूरा एकदम रो के ये ओ फ्रस्ट्रेट होके, और लास्ट में अगर समझ मार्क भी नहीं आए तो 2 साल भी आप पूरा परेशान थे, पूरा फ्रस्ट्रेट होके, पूरे दुख भुगते, आपने पीड़ा भुगती और बाद में भी गोल भी अचीव नहीं हुआ, तो दोनों तरीके से लूज हो गया। But at least if you have enjoyed your journey there and you have got some knowledge, you have some new information, you have learned that, then at least अगर आप फाइनल में अगर किसी को जितना चाहिए तो उतना सक्सेस भी नहीं मिला, एटलीस्ट हिज जर्नी इज सक्सेसफुल, ही एंजॉयड हिज जर्नी। सो उसको पछतावा तो नहीं होगा कम से कम, क्यों मैंने किया इतना, मैंने वो बोलेगा ठीक है अच्छा मैंने एंजॉय किया पढ़ाई। एंड यू विल एबल टू लर्न, यू विल एबल टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद अदर, यू विल एबल टू एक्सप्रेस हिज जॉय टू अदर्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिए, then you will able to learn this, understand this, all these things, ठीक है। तो ये हो गया जिंदगी जो, तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपको पढ़ना है, देखो अगर पहले आपको बायो या मैथ सेलेक्ट करना है तो अगर आपको बायो बोर होता है तो मैथ सेलेक्ट करो, दैट टाइम यू शुड थिंक, या अगर आपको मैथ्स बोर होता है तो बायो सेलेक्ट करो, दैट टाइम यू शुड थिंक। बट वंस इट इज सेलेक्टेड एंड वंस इट इज फिक्स, अगर नीट सेलेक्ट किया तो पीसीबी तो लव पीसीबी, अगर इफ यू सेलेक्ट JEE तो love PCM, ठीक है, because no other option, you have to do it। and who decided to do JEE NEET? You only decided, you only want to become MBBS MD या IITN NITN या इंजीनियर डॉक्टर, जो भी आपने डिसाइड किया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। तो then you decided your goal, so you should learn to enjoy your journey and you should learn the process to achieve that goal, ठीक है। then only you will able to achieve your goal and you will happily do that, then their possibility of success increases। अगर आप grudgingly, frustratingly, दुखी होके अगर आप करते हैं ना वो सारी प्रोसेस, तो वो आपका सक्सेस का जो पॉसिबिलिटी है वो घटा देता है, चांसेस घटा देता है। डरोगे, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत, है ना। तो आपको हैप्पीली करना पड़ेगा सारी चीजें, याद रखो। देन आपका हैप्पीली करेंगे तो आपका को एफिशिएंसी बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा। तो हमारी इमोशन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, ठीक है। जिस टाइम पे हमें बहुत बड़ा किसी चीज हैप्पीनेस मिला है, वो चीजें हमें हमेशा याद रहती है। हमें सक्सेस मिला था बड़ा, हमारे किसी सबके सामने हमें प्रेज किया था, कोई प्राइज दिया, तो वो चीजें हमेशा याद रहती है। तो हैप्पीली करेंगे तो याददाश्त भी बढ़ जाएगी आपकी चीजों की, ठीक है। तो वो याद रहेगा आपको एग्जाम में, आपको फिर आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। सो डेवलप, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन गॉड एंड everyday chant Hare Krishna Mahamantra, attend value education classes and enjoy your studies, then success will be surely yours, ठीक है। Thank you very much everyone।